हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज हम बातें करने वाले हैं टेलीविज़न की। भाई मुझसे ये सवाल लोग पूछते हैं कि टेलीविज़न शोज़ जो बन रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका टाइम खत्म हो गया है, क्या वो आउटडेटेड हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है, अभी भी सीरियल्स उतने ही बनते हैं, पहले बनते थे। और इस बारे में ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ आज मिस्टर सौरभ तिवारी जॉइन कर रहे हैं। और सौरभ जी ने बहुत एक्सपीरियंस कमाया है सीरियल्स बनाने का। इन्होंने प्रोग्रामिंग में भी काम किया, खुद बतौर प्रोड्यूसर बहुत सारे शोज़ कृष्णा चली लंदन से लेकर महक जैसे शोज़ भी बना चुके हैं। इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिल्ली तक पहुँचाया। तो सौरभ, मैं चर्चा करना चाहूँगा हमारी टीवी सीरियल्स की। तो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि सीरियल का ज़माना अब गया, अब नया ज़माना ओटीटी का है। पर अभी भी जब आंकड़े देखे जाते हैं तो सीरियल्स उतने ही देख रहे हैं जो पहले देखते थे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताएँ कि सीरियल का ज़माना अभी खत्म नहीं हुआ है। अ, अमित, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टॉकिंग टू मी एंड फॉर नोइंग माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। देखिए, सीरियल्स, टीवी शोज़ या टीवी सीरियल का टाइम खत्म हो गया है, ये मुझे ऐसा लगता है एक वहम है, ये एक गलतफ़हमी है। अगर आज भी आप हॉटस्टार के नंबर्स देखेंगे, तो हॉटस्टार के नंबर्स में जो सबसे ज़्यादा अ, व्यूअरशिप है, वो डेली सोप्स की है, कैच अप टीवी है। चाहे वो कलर्स के प्रोग्राम्स हों, चाहे स्टार प्लस के प्रोग्राम हों, एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो बहुत बड़ा, जैसे मेरा मतलब मैं ड्रामेटिक रीज़न से नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी। मतलब तकरीबन 90% ऑफ पीपल, ऑडियंस जो कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे कंटेंट को सैंपल करती है, वो 90% जो है आज भी टीवी शोज़ की है। बाकी 10% में तकरीबन 7 से 8% स्पोर्ट्स है। जी। और बाकी जो बचा हुआ 3 से 4% है, उसके अंदर आपका ओटीटी का ओरिजिनल कंटेंट है। जी। दैट दीज़ आर द फैक्चुअल नंबर्स। ये नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं। नाउ हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में जी, टेलीविजन कंटेंट को सैंपल करने का तरीका बदल गया है। ओके। उसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले आप जा करके मॉल में शॉपिंग किया करते थे। अब आप जो है मिंत्रा पे ऑर्डर कर रहे हैं या किसी और ऐप पे ऑर्डर कर रहे हैं। जी, पहले हम जा करके नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते थे, अब हम नाई को ऑर्डर करके जो है फलाना एक्सवाईजेड ऐप से घर पे बुला लेते हैं। जी। सो आई एम सेइंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज़ की खपत या उसकी नीड खत्म हो गई है या कम हो गई है। जी, नंबर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ऑडियंस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होती है। आज की तारीख में एक दूसरी रियलिटी है, वो है रील्स की रियलिटी। जी, तो ये जो अभी वर्टिकल्स बहुत चल पड़े हैं। वर्टिकल्स चल रहे हैं, रील्स हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। उस चक्कर में जो है कोई आधे घंटे और 22 मिनट का कंटेंट देखना नहीं चाहता है। मैं इनफैक्ट परसों ही अनुराग कश्यप का एक पॉडकास्ट देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि अ, तकरीबन 1990 से लेकर के 2012 तक की जो सिनेमा है, जो फ़िल्म्स हैं, उसमें एक शॉट की जो ड्यूरेशन होती थी, वो ऑन एन एवरेज 12 से 14 सेकंड होती थी। यानी अगर मैंने आपका एक शॉट लगाया है और जब मैं कट करके दूसरे शॉट पे जाऊँगा, तो उसकी एवरेज ड्यूरेशन 12 से 13 सेकंड होती थी। जी। आज की तारीख में स्पेशली पोस्ट कोविड, अब जो शॉट की एवरेज ड्यूरेशन हो गई है, वो 3 से 4 सेकंड हो गई है। तो इतनी फ़ास्ट आपकी टेलिंग हो गई है कि अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और मैंने पहले 12 सेकंड तक आपका क्लोज़अप लगा है, फिर 12 सेकंड के बाद मेरा क्लोज़अप लगेगा, अब वो टेलिंग नहीं है। आपका क्लोज़अप 2 सेकंड का होगा, फिर मेरा 2 सेकंड का होगा, फिर वापस आपका 2 सेकंड का होगा। सो दैट फ़ास्ट पेस द टेलिंग इज़, तो वो देखिए, एक मार्केट इवॉल्व हो रही है। जी, वो एक वास्तविकता है और उस मार्केट जो इवॉल्व हो रही है, उसमें रील्स का और ऑनलाइन कंटेंट का अपना एक वर्चस्व होने वाला है, उनकी एक अहमियत होने वाली है, बट टेलीविज़न की अहमियत कम हो गई है, ये मैं नहीं मानता। जी, बिल्कुल। तो सौरभ, आपके मैं सफ़र की बात करूँ तो मुझे याद है कि मैं आपको जानता हूँ, आप कलर्स प्रोग्रामिंग टीम में थे, उसके बाद बतौर प्रोड्यूसर बने। पहला शो आपने लॉन्च किया था मधुबाला, मुझे याद है। जी। इट वाज़ अ वेरी ग्रैंड शो। मधुबाला। तो मधुबाला से लेकर अब महादेव एंड सन्स तक कैसी जर्नी रही? आपने बहुत सारे लैंडमार्क शोज़ बनाए हैं, मतलब महक, कृष्णा चली लंदन, मधुबाला ऑफ कोर्स एंड नाउ महादेव एंड सन्स। कहीं न कहीं आपने मुंबई बेस्ड शोज़ भी बनाए, छोटे शहरों के शोज़ भी बनाए। तो हाउ डू यू सी योर जर्नी एज़ अ प्रोड्यूसर एंड फिर आपका एक्सपीरियंस इन द टेलीविजन वर्ल्ड एज़ अ क्रिएटिव पर्सन एज़ इन द प्रोग्रामिंग? सो हाउ डू यू सी योर जर्नी फ्रॉम मधुबाला टू महादेव एंड सन्स? महादेव एंड सन्स। देखिए, ये ऑडियंस की और ऊपर वाले की कृपा रही है कि मैं साल जो है, जो कहानियाँ मैं कहना चाह रहा था, एज़ अ कंटेंट पर्सन, एज़ अ प्रोग्रामिंग हेड ऑफ कलर्स एंड उसके बाद एक लेखक के तौर पर और एक प्रोड्यूसर के तौर पर
वो कहानियाँ कहने का मौका मिला, लोगों ने कई कहानियों को पसंद किया, जैसी कहानियाँ जो नहीं भी चली, जी, जी। जो एक एक आपके पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस होता है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। मगर आई थिंक ओवरऑल एक सैटिस्फाइंग जर्नी रही है। मेरा अभी भी प्रयास रहता है कि मैं नए सिरे से चीज़ों को सीखता रहूँ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते रहें, जिससे नए मुद्दे निकल कर के कहानियों में आएँ। वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, वो एक लगातार एक लर्निंग प्रोसेस है, जो आप करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। उसमें कई बार जो है चीज़ें वर्क करेंगी, नहीं करेंगी, बट ओवरऑल आई थिंक चाहे वो मधुबाला हो। मिसेस मधुबाला ऋषभ कुंद्रा। देखिए, मैं भी दूसरी चीज़ में क्या करता हूँ कि मेरा अगर आप शुरुआती दौर देखेंगे तो मैंने शुरुआत में जो है प्योरली लव स्टोरीज़ पे फ़ोकस किया। जी, जी, व्हिच वाज़ योर आपका रंग रसिया, मधुबाला, बदतमीज़ दिल, पर्लपुरी का शो था जी, एक, जी, जी। हालाँकि चला नहीं बहुत ज़्यादा इट वाज़ वेरी डिफरेंट, बहुत ही ग्लैम एंड वेरी लोगों ने पहली बार जब मधुबाला आया तो लगा कोई फ़िल्म आ रही है। हाँ, तो वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ। अगर आप महादेव एंड सन्स इस शो का भी पहला एपिसोड देखेंगे उनकी पसंद और नापसंद हम अच्छी तरह से जानते हैं। या आगे की भी टेलिंग देखेंगे तो मेरा कोशिश ये रहता ही है कि कहीं पे थोड़ा-सा एक विजुअल मीडियम है तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लोगों को मिलता रहे। जी। वो मैं एक अपना ट्रेडमार्क बना करके सिग्नेचर बनाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास रहता है। बट आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है और बट अ, मतलब प्रयास और जंग दोनों जारी हैं सर्वाइवल की और बने रहने की गेम में। सर अभी भी लेकिन टेलीविज़न की बात करें तो पता नहीं लोग उसको इतना टैकी मानते हैं, द जेन ज़ी दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद शोज़। एक्टर्स में भी मैंने देखा है, ज़रा सा एक फ़िल्म कर ली थी तो वो टेलीविज़न में लुक डाउन करने लगते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो आज सलमान खान बिग बॉस पे जीता है। अरे बिकॉज़ इट्स द नंबर, इट्स द रीच, देन व्हाई दिस लुकिंग डाउन ऑन टेलीविज़न बाय सर्टेन स्ट्रैटा ऑफ पीपल? बिकॉज़ व्हेन इट्स अ मास, व्हाई इट्स बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन? जी, देखिए वो लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, वो लड़ाई इसलिए चलती रहेगी क्योंकि वो टेस्ट मैच और आईपीएल वाला खेल है कि आपके अंदर हमेशा एक डिज़ायर रहेगी कि यार मैं आईपीएल खेलूँगा, तो पैसा भी आएगा, विज़िबिलिटी भी आएगी और एक छोटे पीरियड के अंदर जो है ना एक मतलब गेम चेंजर हो सकता है। जी, टेस्ट क्रिकेट आप खेलोगे तो उसके लिए एक अलग एक है, एक उसका प्रोसेस है। टेस्ट क्रिकेट किसी के लिए भी ना पहली चॉइस नहीं होता है। लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतिहास गवाह है कि बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेटर्स वही निकले हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है। आप डायरेक्टर्स को भी देखेंगे पिछले 20 साल के डायरेक्टर्स की जर्नी आप देखिए 20-25 साल में अनुराग कश्यप से लेकर के अनुराग बासु, अभिनव कश्यप, राजू हिरानी, अनुभव सिन्हा, बहुत से ऐसे टैलेंट मैं धुरंधर फ़िल्म का एग्ज़ाम्पल ले लूँ। आधी धुरंधर के अंदर लीव द क्रीम कास्ट या टेलीविज़न वाले सब गौरव घेरा एंड सौम्या टंडन और राकेश बेदी, ये सारे एक्टर्स हैं जो हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि देखिए काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी फ़ॉर्मेट में काम करिए, आप उस फ़ॉर्मेट में जब ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपका काम नोटिसेबल होगा। अगर सुरेखा जी ने ये सोचा होता कि मुझे टीवी नहीं करना है, वो तो एक थिएटर का और इतना बड़ा फ़िल्मों का बैकग्राउंड के साथ आई थी। अगर उन्होंने बालिका वधू ना करी होती, तो शायद बधाई हो ना होती, तो शायद नेशनल अवार्ड ना होता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये तो आपको मालूम ही नहीं है ना कि आपको रिकॉग्निशन कहाँ से मिलेगा। पीयूष मिश्रा को पूरा का पूरा रिकॉग्निशन थिएटर करने से मिला। अब आज की तारीख में अगर कोई बोले यार थिएटर करने से क्या फ़ायदा होता है? थिएटर तो बेकार चीज़ है। थिएटर में तो पैसे ही नहीं है। नहीं है पैसा। हर मीडियम का, हर फ़ॉर्मेट का अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स ही। मुझे एक बार सूरज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, सूरज बड़जात्या साहब ने, बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज़ सक्सेस। उन्होंने कहा कि मैंने एक फ़िल्म बनाई, मैं प्रेम की दीवानी। अगर मैं आपसे पूछूँ इस समय उन्होंने मुझसे पूछा भी, उन्होंने कहा मैं प्रेम की दीवानी में अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन का कैरेक्टर का नाम तो आपको याद होगा। मैंने कहा हाँ, प्रेम। प्रेम तो क्यों तो मेरे सारे हीरो का नाम प्रेम होता है। लेकिन क्या आपको करीना कपूर के कैरेक्टर का नाम याद है? अ, अमित मुझे तकरीबन 5-7 मिनट लगे सोचने की करीना कपूर के कैरेक्टर का क्या नाम था मुझे याद ही नहीं आया। जी, जी, उन्होंने कहा अच्छा हम आपके कौन में जो मेरा कुत्ता था उसका नाम याद है तुम्हें टफ़ी? वही मैंने कहा देखिए यही फ़र्क है कि जब कहानियाँ नहीं चलती हैं भले ही फ़िल्म है, करोड़ों की फ़िल्म है इतनी रीच है। जब कोई चीज़ नहीं चलती है, तो उसमें लोगों को हीरो-हीरोइन के कैरेक्टर का नाम नहीं याद होता है। जब कोई चीज़ चल जाती है, तो उसमें जो कुत्ते का कैरेक्टर होता है ना, उसका नाम भी याद होता है। सो ये ये कोई मुझे लगता है अच्छा काम करना चाहिए, फॉर्मेट कोई भी है। जी। मेन चाहे फ़िल्म हो, चाहे टीवी सीरियल हो या ओटीटी हो, कहानी मेन आधार होती है।
तो कहीं न कहीं इंडिया की कहानियाँ अभी गाँव देहात पे शिफ्ट हो गई हैं। आपका नया शो हरदोई में सेट है। तो स्मॉल टाउन की स्टोरीज़ जो सो कॉल्ड मैंने फ़िल्मों में भी ये ट्रेंड देखा कि स्मॉल टाउन की स्टोरी अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर धुरंधर की बात करें लाइरी सडनली तो एक स्मॉल टाउन स्टोरी फैक्टर डू यू थिंक दैट स्मॉल टाउन फैक्टर इज़ वर्किंग आजकल कहानियाँ ज़्यादातर यूपी या मध्य प्रदेश या अभी नागालैंड के भी ओटीटी शोज़ भी दे आर नॉट सेंट्रिक टू द मेट्रोज़ दे आर गोइंग ऑल अक्रॉस इंडिया। तो एक परिवेश जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कहानी के लिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं, उनकी कहानियों में एक नयापन है। फ़िल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स को वो कहानियाँ अट्रैक्ट करती हैं। पात्रों में एक रिचनेस है, भाषा में एक रिचनेस है। जी, चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि मतलब कोई अगर खा रहा है, तो क्या खा रहा है और क्यों खा रहा है। मतलब वो आप मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई मेट्रो की कहानी होगी, तो उस कहानी में उसका अपना रस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, वो उसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल मेट्रो इन दिनों है। ये आप अनुराग बासु ने पूरी-पूरी कहानी फ़िल्म बनाई है जो है मेट्रोज़ के अंदर और जीवन सो कहानी क्या है वो मैटर करता है लेकिन देखिए फ्रॉम अ कमर्शियल एंड बिज़नेस स्टैंड पॉइंट आल्सो टियर 2 और टियर 3 जो है ना, वो एक उभरती हुई मार्केट वहाँ पर लोग जो हैं उनकी कहानियाँ एस्पिरेशनल जी, वो जीवन में जो है कुछ नया अचीव करना चाहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो चाहते हैं कि अब उनकी कहानियाँ कही जाएँ। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल टाउन एस्पिरेशन कि यार मतलब तुम उसकी कहानी क्यों कह रहे हो? मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि बम्बई और दिल्ली जाना है, तभी तुम सक्सेसफुल होगे। मैं यहाँ रह कर के भी कर सकता हूँ। तो ये एक जो एक बदलता हुआ समाज है हमारा, हाँ, वो उसको दर्शाता है। इसीलिए जो है आप देखिएगा ये ट्रेंड खत्म नहीं होने वाला। अब हम और इंटीरियर में जाएँगे। अब हम जो है मोतिहारी की कहानी बनाएँ। अब हम मुझे लग रहा है दिल्ली और कानपुर और इलाहाबाद और इंदौर और अभी तो आपने हरदोई चुना है और मुझे आपके एक्टर बता रहे थे कि आपने उसमें डिटेलिंग की हरदोई में किस तरह की भाषा, किस तरह का खाना वो खाते हैं, तो आपने कितनी डिटेलिंग इस शो में रखी है, स्पेशली हरदोई में सेट है महादेव एंड सन्स। देखिए, हरदोई क्योंकि मेरा ननिहाल हरदोई में रहा है, मेरे लिए बड़ा आसान था। अगर मैं हरदोई की जगह सूरत रखता या कोई और रखता, तो मुझे सीखना पड़ता, मैं समझता जा कर के, तो फिर रिसर्च करता। हरदोई, इटौंजा ये वो बेल्ट है जो मेरे लिए नेचुरली निकल के आती है। हमने शूटिंग इटौंजा में करी, डायलेक्ट हरदोई का पकड़ा कुछ हद तक, जितना भी पॉसिबल है कर पाए क्योंकि मतलब टेलीविज़न की एक लिमिटेशन ये होती है कि एक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 3 महीने, 4 महीने रिहर्स करना और कितना रिहर्स करें और वर्कशॉप दें। तो उसमें हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम हम उसको करने का हमने प्रयास किया। मैंने भाषा भी शब्द भी वैसे ही यूज़ किए हैं उसके अंदर। अगर कोई किसी को नाराज़ होकर के गरिया रहा है तो वो फिर बड़ा बेसिक चीज़ ना बोले वो मतलब लंपट, लुर्र ये इस तरह की जो शब्द हैं, जो लोकल स्लैंग भी है, वो मैंने यूज़ किया उसके अंदर। चाहे तो हम तुझे अब भी मार दें, लेकिन तेरी असली मौत तब होगी तो बड़ा नेचुरली आया। द गुड पार्ट इज़ कि पीपल लाइक मानसी जी एंड शक्ति सर और स्नेहा इन्होंने बड़ी जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो काफ़ी हद तक काम आसान हो गया इससे। वाजपेयी की बेटी होकर ये नहीं जानती कि शादी दो लोगों के बीच नहीं सौरभ टेलीविज़न पर ये आरोप लगता है कि बहुत रिग्रेसिव होते हैं, जेन ज़ी आइडेंटिफ़ाई नहीं करता है, बहुत स्टीरियोटिपिकल होते हैं, तो क्या ऐसा है? वही टेलीविज़न ने सास जैसे शो भी बना के दिया था। हम लोग बनेगी अपनी बात एक बहुत जेन ज़ी शो था अगर 90s के लोगों से बात करें। फिर टेलीविज़न पे क्यों ये आरोप रिग्रेशन का लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आर&डी और जो कंटेंट के लेवल पे चीज़ों पे इवॉल्व होना चाहिए, जो आज से तकरीबन मुझे लगता है अभी भी लगता है कि तकरीबन 10 से 15 साल पहले भी इवॉल्व हो रहा था। जब हमने बालिका वधू और लाडो जैसे शोज़ किए थे, जो जिनमें या एक टेलिंग में फ्रेशनेस थी या इवन ये रिश्ता जब शुरू हुआ था या तारक मेहता जब शुरू हुआ था, तो उनमें एक वो अभी भी चल रहे हैं 2 शोज़। अभी भी 2 शोज़ चल रहे हैं उसमें से, ठीक है? और वो चल इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक यूनिकनेस थी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि टेलीविज़न के अंदर इनोवेशन ओवरऑल काफ़ी हद तक कम हो गया है और कई कहानियाँ जो पहले टीवी पे कही जा सकती थीं या कही जानी चाहिए थी, अब वो ओटीटी पे कही जा रही हैं। जी, क्योंकि टीवी जैसे पंचायत। जैसे पंचायत, बिल्कुल सही बात है, जो पंचायत मतलब 90s के दौर में डीडी पे पंचायत जैसा कोई शो आना चाहिए था या आता था। तो वो दिक्कत है। वो या और हमें एज़ टेलीविज़न मेकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिर्फ़ हमारे लेवल पे नहीं चैनल एग्ज़ीक्यूटिव्स के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे और ये एक बड़ी समस्या है। और तभी आप देखिए नई चीज़
पैदा हो रही है। रिस्क रहता है ना आजकल, सबको रिस्क नहीं लेना चाहता। सर मैं आपको बताऊँ, आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो भी फेल हो जाएँगे। आपकी एक नई मीडियम खड़ा हो रहा है, जो आप देखिएगा अगले साल भर में खड़ा होगा, जिसका नाम है टीवी प्लस। ओके, दैट्स अ न्यू थिंग व्हिच एवरीबॉडी इज़ डूइंग। ओके, जिसमें आपकी कहानियाँ जो है ना 50 एपिसोड की हैं। अब उसमें जो कहानी सुनाने का तरीका होने वाला है ना, वो अलग होगा। तो अब जियो हॉटस्टार हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, नेटफ्लिक्स भी इस समय जो है टीवी प्लस कर रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं हम 6 एपिसोड के 3 ही शोज़ करेंगे, 4 ही शोज़ करेंगे साल में, बाकी हम टीवी प्लस करेंगे। टीवी प्लस जो है वो टीवी का ही एक रिफाइंड वर्ज़न होने वाला है। तो आपको कोई भी कहानी कहने से पहले ये नहीं सोचना, अरे यार इसको मैं 250 एपिसोड तक कैसे खींचूँ? ओके, तो एक फाइनाइट मिडल बिलीफ फाइनाइट, या एग्ज़ैक्टली। तो वो आई थिंक दैट्स अ गुड वेलकमिंग चेंज, अ पॉजिटिव वेलकमिंग चेंज, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टेलीविज़न में बहुत जल्दी होने वाला है। सौरभ, आपने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया था, मैं हमेशा टेलीविज़न एक्सपर्ट के रूप में, कि आपने एक शो को दिल्ली में सेट किया था, वो था महक। आई थिंक जितने भी शोज़ हो दिल्ली का ओनली सक्सेसफुल शो था। तो एक रिस्क था जब आप शो की पूरी शूटिंग कास्ट को दिल्ली लेके गए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू शोज़ थे जो बॉम्बे के बाहर शुरू हुए, अब तो बहुत शुरू हो गया है ट्रेंड। और यू वर द फर्स्ट फ्यू मेकर्स हू टूक दिस रिस्क। तो महक को मैं हमेशा इतिहास में से दर्ज करूँगा कि पहली बार दिल्ली में रह के ये शो सक्सेसफुल रहा। तो कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरह की दिक्कतों का सामना है? किस तरह की सफलताएँ? एक नया फ़ॉर्मूला भी आपने पकड़ा। तो मैं आपको इस केस स्टडी पर देखिए मैं आपको विचार बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, भारत माता की नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है? हमने एक शो बनाया था बदतमीज़ दिल, जो मैंने आपको बताया थी। विद बदतमीज दिल नाउ। उस शो में हमें बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन वी लॉस्ट करोर्स ऑफ रुपीज़ इन दैट शो। ओके। मैंने उस शो पे अपनी जेब से पैसा लगाया। जब वो शो अचानक बंद हो गया क्योंकि लोगों ने बियॉन्ड अ पॉइंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जी। तो देन हुआ ये कि किसी ने मुझे बोला बहुत ओटीटी था वो। बहुत ओटीटी था। जब वो उस टाइम तो ओटीटी था, जब ओटीटी था नहीं हिंदुस्तान के अंदर। पोजीशन अच्छी खासी है, लेकिन है सड़ू के सड़ू। हॉटस्टार लॉन्च हुआ था नया-नया। तो हुआ ये कि मैं ये बदतमीज़ दिल नहीं चला, तो नुकसान हो गया काफ़ी तगड़ा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। मैंने उसी दौरान बूट के लिए एक शो बनाया, चाइनीज़ बसर। चाइनीज चीज कोई भी 3 महीने से ऊपर चल जाए तो बहुत लंबी चलती है। येस, आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ आप सबसे पहले फर्स्ट ओटीटी पे सबसे पहला शो था बूट पे भी चाइनीज़ बस डीजीआर मेरा, तब मुझे समझ नहीं आता क्या है। मोनिका शेरगिल जो नेटफ्लिक्स इंडिया हेड हैं, वो उस समय वूट की हेड थी। तान्या बामी जो इंडिया नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ हेड हैं, वो भी वूट में थी, मोनिका की टीम पे। तो दैट वाज़ द फर्स्ट शो जो मैंने लखनऊ में शूट किया था। यशपाल शर्मा, नवीन पॉलीशेट्टी और जमील खान, और गुल्लक वाले। हाँ जी, तो इन लोगों के साथ तब शूट किया था। 1 करोड़ का मात्र बजट था उस शो के, और 1 करोड़ में हमने 6 एपिसोड शूट किए थे। तो वो मतलब कोई पैसा था ही नहीं। ये डालीगंज में पूरा सेट लगा करके शूट किया था, फिर लल्लूमल धर्मशाला में। सो उसके बाद क्या हुआ कि ज़ी ने हमको अप्रोच किया, और ज़ी ने कहा कि हमें एक शो करना है जो कि दिल्ली में बेस्ड होना, और वो नीड और रिक्वायरमेंट ज़ी की थी। देखिए उस समय टेलीविज़न में स्ट्राइक हो गई थी एसोसिएशंस से। अच्छा। तो ये सारे ब्रॉडकास्टर्स में ये था कि इंडस्ट्री को बाहर लेकर जाना है। आप लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, यहाँ-वहाँ, इंदौर, भोपाल, यहाँ शोज़ बेस करो। ओके। कोई करने को तैयार नहीं हो रहा था। तो हमारे पास ये ऑफ़र आया कि तुम्हारे पास अगर वो कहानी है जो आप बनाना चाहो, लेकिन कंडीशन ये है हम तुरंत सैंक्शन कर देंगे, लेकिन दिल्ली में करो। लेकिन बजट इतना ही है। अच्छा, हमने कहा अच्छा तो बजट इतना है, लोगों का वहाँ रहना, खाना-पीना सब खर्चा होगा। तो हमने भी कंडीशन की, मैंने कहा यार मैं क्रू को यहाँ से ले जाऊँगा, जिनको एक बिल्डिंग लेकर के, फ्लैट लेकर के सब रहेंगे। जी। डायरेक्टर भी बॉम्बे का होगा, कैमरामैन भी बॉम्बे का होगा, क्रू यहाँ का होगा। लेकिन एक्टर्स मैं सारे दिल्ली के लूँगा, क्योंकि मैं एक्टर्स को नहीं कर सकता हूँ। क्रू जो है ना, वो डेली शूटिंग करती है। डायरेक्टर रोज़ शूट करता है, डीओपी रोज़ शूट करता है। एक्टर्स में होता क्या है कि जिस दिन जिसकी शूटिंग नहीं है, वो कहेगा कि शाम को पैकअप हो गया जी, मेरी तो 2 दिन शूट नहीं है, मेरे को मुंबई जाना है। फिर 15,000, 20,000, 50,000 का टिकट हो रहा होगा, तो आपका कमर्शियली चीज़ें वर्क नहीं होती। लेकिन आप मुझे ये दे दो कि जी 1 महीने में 20 लाख रुपए का आप एयर टिकट करा लीजिए, मैं मुंबई के एक्टर लूँगा। तो इस कॉस्टिंग में मुझे दिल्ली के एक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा, तो जीने का हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दिल्ली में कास्टिंग शुरू करी। वहाँ से वो एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, जहाँ पर हमने किरण शर्मा, जिन्होंने बाद में ट्रायल बाय फायर किया, जी, हरीश छाबड़ा, दर्जनों शोज़, पाताल लोक और कई ये बाबला कोचर, जी, बाबला कोचर, ओके, करण वोहरा शो का हीरो था, सारे दिल्ली के एक्टर थे। तो हमारी कंडीशन जी के साथ ये थी कि बम्बई का कोई नहीं जाएगा। क्या बम्बई तो नहीं आना पहले, हमने जी में क्या किया, एनएसडी गए हम लोग, एनएसडी में जा करके हमने ऑडिशंस किए, और ये वो लोग थे, गो एंड मिस द बस। ये किसी ज़माने में बम्बई आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की वजह से जो बम्बई आ नहीं पाए।
ओके? वो आ नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो है दिल्ली में रहे, कोई बाहर रहा था, कोई केरल कर रहा था। सो करते-करते हमने सबको ब्रेक दी और उनके साथ जो है हमने उस शो को बनाया। वहाँ पर लोग आते थे सुबह 9 बजे नौकरी की तरह शूटिंग करने के लिए। मैं आपके सफ़र पर गया हूँ तो मैंने देखा है 9 वो। बजे चले जाते थे शाम को। शाम को पर उसके बाद ये मॉडल रिपीट नहीं हुआ। अभी आजकल तो चंडीगढ़ का, कोलकाता और अभी भुवनेश्वर तक में शूटिंग होने लगी हिंदी शोज़ की। क्या कॉस्टिंग कम हो जाती है यहाँ पे? और दिक्कतें क्या आती हैं? बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर उसमें अगर नेटवर्क का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो बस प्रॉब्लम है। आपको क्योंकि आपको चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, प्लस पॉइंट क्या है कि विजुअली शोज़ अलग दिखते हैं। हाँ, थोड़े से अलग। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्योंकि आप एक्चुअल लोकेशन पे शूट करते हो। प्रॉब्लम दूसरी क्या होती है कि अगर रेटिंग नहीं आती है तो नेटवर्क की तरफ से प्रेशर होगा कि नोन एक्टर लो, नोन एक्टर लो। नोन एक्टर लेते ही आपकी सारी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। सो वो तो दैट इज़ गुड। तो अभी यही आपका शो है कि आप और कुछ भी प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये तो अभी ऑन एयर चल रहा है। मेरा एक और शो है, 2 ओटीटी सीरीज़ है, 6 एपिसोड्स की विद अमेज़न, व्हिच इज़ कमिंग इन मार्च। दैट इज़ विद रवि किशन एंड तेजस्वी प्रकाश। वो अगला है जो मेरा शूट खत्म हो चुकी है, उसकी एडिटिंग चल रही है। फिर मेरी एक फ़िल्म है जो कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो अमेज़न एमजीएम के लिए ही है, व्हिच इज़ बेस्ड इन लखनऊ। इट्स अ रोम-कॉम व्हिच इज़ गोइंग ऑन फ्लोर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जी। सो तो मतलब ये एक और आपकी उपलब्धि बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट फ्यू मेकर्स हू एक्चुअली वेंचर्ड इनटू ओटीटी एंड सो ऑलवेज़ कुछ हमेशा आप हमेशा मैं कहूँगा टेलीविज़न के इतिहास में दर्ज रहेंगे सौरभ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने अलग की, हट के रिस्क लिया। तो आई एम श्योर आप हमारी इंडस्ट्री को इसी तरह कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। महादेव एंड सन्स सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, मुबारकबाद एंड उम्मीद करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री पल-फुले और आपकी तरह लोग हम ये मुश्किल बाधा जो बोलते हैं, सो को हम पार करें एंड आवर इंडस्ट्री बिकम्स अ हैप्पी प्लेस दैट इट यूज्ड टू बी। थैंक यू वेरी मच, मौका देने के लिए बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक्स।